हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। शनि की 7.5 में कब, कहां और कैसे आएगा आप पर संकट, जानने के लिए देखिए काल चक्र। तो आज हम बात करेंगे शनि की 7.5 की। अगर आप पर भी शनि की 7.5 है तो कब, कहां और कैसे आपके जीवन में बढ़ सकता है संकट। 7.5 आपके जीवन पर कैसे डालेगी बुरा असर। 7.5 का कौन सा चरण आपके जीवन से सुख चैन छीन सकता है। अगर शनिदेव की 7.5 से बचना है तो आपको आज का काल चक्र जरूर देखना चाहिए। 7.5 की काट के बारे में विस्तार से बताएंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी। और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 13 जनवरी 2024 दिन शनिवार है। आज पौष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 11:11 तक है भाई। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। श्रवण नक्षत्र दोपहर 12:49 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। वज्र योग सुबह 10:14 तक। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। पंचक रात में 11:35 से शुरू होंगे। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं इसी क्रम में। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:48 से दोपहर 3:07 तक। तो आज आपको पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए और इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ भी नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं शनि ग्रह की। ज्योतिष शास्त्र में शनि को क्यों पाप ग्रह माना गया है, शनि का हमारी सेहत से क्या संबंध होता है, आइए ये सबसे पहले हम जानते हैं। पंडित जी कि ऐसा ना होता है कि शनि ग्रह की बात सुनते ही अगर किसी ने कुंडली में बता दिया कि आपको 7.5 है तो लोग डर जाते हैं। मैं दर्शकों के हिसाब से पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी। मेरे मन में भी ये कई बार रहता है, अगर मैं सुनती हूँ आज से इसके 7.5 चल रही है तो मन में डर हो जाता है। क्या वाकई डरना चाहिए? बिल्कुल डरना चाहिए। इसलिए डरना चाहिए कि जो नुकसान कर सकता है उसी से लोग डरते हैं। शनि और राहु का नाम लेकर के लोगों को डराया जा सकता है। लेकिन चंद्रमा और बुध का नाम लेके लोगों को नहीं डराया जा सकता। बिल्कुल। शनि और राहु ने ऐसा आतंक अपना बना रखा है कि इनका नाम सुनते ही बड़े बड़े पसीने फेंक देते हैं। बिल्कुल, मतलब वही इसलिए मैंने पूछा क्योंकि सबके मन में सवाल होता है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, शुक्र शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते अत्तः बुधो बालत्व धीमतः क्रोधो पराक्रमो भौमो बुधो बालत्व धीमतः शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायकः। शनि को ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पाराशर के अनुसार एक दुखदाता ग्रह के रूप में विचार किया जाता है। और राहु को ऐश्वर्य प्रदायक ग्रह के रूप में विचार किया जाता है। अच्छा। बुध को बुद्धि प्रदाता के रूप में विचार किया जाता है और सूर्य को आत्मा का कारक मान करके विचार किया जाता है और शुक्र को नेत्रों का कारक मान करके विचार किया जाता है। मंगल को क्रोध और पराक्रम का कारक मान करके विचार किया जाता है। बृहस्पति को जीवन और जीवन से संबंधित जो सुख है उसका कारक मानकर विचार किया जाता है। एक दूसरी बात, ग्रहों के भावफल में बृहद पाराशर होरा शास्त्र में ही आता है। दिव्यांगना वाहन वस्तु भूषा चिंता तुकार्या भृगुणा विबुधन तमः शनिभ्याम मचिंत मायु अर्केण तातः शशिना च माता। मतलब किसी सुंदरी स्त्री के बारे में विचार करना हो तो शुक्र से विचार किया जाता है। अच्छा। किसी आभूषण के बारे में विचार करना हो, गहने के बारे में विचार करना हो तो शुक्र से विचार किया जाता है। चिंता तुकार्या भृगुणा बुधेन्द्र तमः शनिभ्याम। और किसी के आयु का विचार अगर करना हो कि आदमी कितने दिन जिएगा तो इससे शनि से विचार करना चाहिए। अच्छा। तमः शनिभ्याम मचिंत आयु अर्केण तातः। और सूर्य से पिता का विचार करना चाहिए। शशिना च माता।
और शशि अर्थात चंद्रमा से जो है माता का विचार करना चाहिए। ये ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं जो निर्विवाद हैं, अटल सत्य हैं और इन्हीं पर मतलब कि आधारित होकर के लोगों को किसी के जन्म कुंडली की व्याख्या करनी चाहिए। जो लोग अपने मन से व्याख्या करने लगते हैं फिर वहीं गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो पंडित जी जैसे कि बता भी रहे थे, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि शनि ग्रह को पाप का ग्रह क्यों कहा जाता है। जैसा कि आपने कहा कि हाँ डरना चाहिए, तो ये हमारे दर्शकों को आप बताएं पंडित जी। देखिए, शनि को इसलिए पाप ग्रह कहा जाता है कि शनि में तमोगुण है। सत रज तम 3 प्रकार के गुण होते हैं। तमोगुणी होने के कारण ये ग्रह क्रूर है, दयाहीन है, स्वरूप में लंबे नाखूनों वाला है, रूखे सूखे बालों वाला है, अधोमुखी है, मंद गति वाला है और एक आलसी ग्रह है। इसका आकार दुर्बल और आंखें अंदर की ओर धंसी हुई हैं। जहां सुख का कारण बृहस्पति को मानते हैं तो वहीं दुख का कारक शनि को भी मानते हैं। शनि एक पृथकता कारक ग्रह है। पृथकता कारक ग्रह होने के नाते इसकी जन्मांग में जिस राशि और जिस नक्षत्र से संबंध हो उस अंग विशेष में बीमारी के लक्षण देखने को मिलते हैं। शनि को स्नायु और वात कारक ग्रह माना गया है। नसों और नाड़ियों में वात का संचरण शनि के द्वारा ही संचालित होता है। आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोषों से रोग की उत्पत्ति मानी गई है। चाहे जो रोग हो, ये त्रिदोष हैं, वात, कफ और पित्त। हमारे शरीर की सभी आंतरिक गतिविधियां वात यानी वायु विकार के द्वारा, शनि के द्वारा संचालित होती हैं। शनि के अशुभ होने पर शरीरगत वायु का क्रम टूट जाता है। अशुभ शनि जिस राशि नक्षत्र को पीड़ित करेगा, पीड़ित करने का मतलब शनि की पूर्ण दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगा वो भाव पीड़ित होगा। उसी अंग में वायु का संचार अनियंत्रित हो जाएगा। चाहे किसी को रोमेटिक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, चाहे जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम हो, चाहे हड्डियों में कहीं जकड़न हो, ये सब कुंडली देख करके शनि का विवेचन करके निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि जो उदान वायु होती है वही वायु जो है उंगलियों को मुड़ने में, खुलने में, आँखों की पलक झपकने में, हाथ को मुड़ने में, खुलने में, पैर को मुड़ने खुलने में, वही उदान वायु जो है अपना कार्य करती है। और शनि के अनियंत्रित होने पर ये उदान वायु शरीर से लगभग लुप्त हो जाती है, जिसके कारण सारे अंग अकड़ जाते हैं और शरीर रोगी हो जाएगा। नैसर्गिक जन्म कुंडली में शनि को 10th और 11th भावों का प्रतिनिधित्व भी करते हुए माना गया है। इन भावों का पीड़ित होना घुटने के रोग, जोड़ों के रोग, हड्डी मांसपेशियों के रोग, पिंडली में दर्द, दाहिने पैर, बाएं कान और हाथ में रोग, स्नायु निर्बलता, हृदय रोग और दिमाग से संबंधी रोग भी होते हैं। वैसे तो बताऊं आपको कि अगर शनि का वर्णन करना हो तो इसके लिए तो 10-5 घंटे कम हैं। ये क्या क्या महाराज करते हैं, इनकी कहाँ कहाँ मतलब कि जो है दृष्टि जाती है और ये किस किस चीज़ को करते हैं। जैसे आप एक बात जान लीजिए, कितना ही बुद्धिमान आदमी हो, लेकिन अगर चंद्रमा को जन्म कुंडली में शनि पूर्ण दृष्टि से देख ले तो ऐसा आदमी सुख में भी सुख अनुभव नहीं करता, सुख में भी दुख की बातों को याद करके व्यथित होता है, जीवन का आनंद नहीं उठा पाता। अगर उसे कोई चीज़ मिल गई है तो उसको भोग करना चाहिए, सुखी होना चाहिए। अब उसे डर है कि छिन जाएगी, अब उसे डर पहले सताने लगा कि छिन जाएगी, तो उसके मिलने का जो स्वाद है उसको नहीं मिलेगा। ये कौन करता है भाई? ये चंद्रमा पर शनि की दृष्टि करती है। चंद्रमा के आगे पीछे पापक ग्रह हों वो बात ये चीज़ करता है कि आदमी को सुख में भी दुख नजर आता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दुख में भी सुख नजर आता है। अगर कुछ खराब हो गया तो सोचते हैं अब कुछ आगे अच्छा होने वाला है, इसलिए ये खराब हुआ है। तो जीवन जीने की अपनी एक कला है और उसे बहुत कुछ ग्रह प्रभावित करते हैं। लेकिन
ऐसा तो नहीं है कि हम पंछी हैं, हम जानवर हैं, जैसा प्रारब्ध है वैसा ही होगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जैसे जन्म कुंडली में किसी की आयु 40 वर्ष लिखी हुई है कि 40 वर्ष में इसे मर जाना है, मेरी मान्यता है कि वो नहीं मरेगा। अगर उसने दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवच का रोज पाठ करना शुरू कर दिया सुबह शाम, तो उसमें साफ लिखा हुआ है, यावत भूमंडलम धत्ते शैलबनकान्नम तावत तिष्ठत मेदिन्या संतति पुत्र पौत्र की देहांते परमम स्थानम जस्सुरैरब्दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसाद लभते परम रूपम शिवेन सह मोदते जीवेत वर्ष शतम सांग्रम मृत्यु विवर्जिता। 100 साल तक जीता है दुर्गा का आराधक। अगर कवच का नित्य सुबह शाम पाठ करे तो अल्पायु योग का आदमी भी 100 साल तक जीता है। जो लोग ये बात करते हैं कि जितनी सांस भगवान के यहाँ से मिली है उतनी ही सांस रहेगी, तो फिर ये मेरे शास्त्र किस बात के प्रमाण हैं जहाँ 100 साल की उम्र की बात कही जा रही है। और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जिन जिन लोगों की कुंडली में अल्पायु योग देखा है, उनकी साधना पूजा के बदौलत उनको लंबी उम्र जीते हुए हमने देखा है। ये हमारा अनुभव है। तो भाई देखो, प्रारब्ध के बसीभूत पशु और पक्षी हैं, उनका जैसा प्रारब्ध है वैसा जीवन जिएंगे। कोई कुत्ता है इस दरवाजे से उस दरवाजे पर डंडा खाता रहता है, भगाया जाता रहता है, और एक कुत्ता वो है जो एसी में बैठता है, बहुत अच्छे लोगों के गोदी में चढ़ करके बैठता है, एसी कमरे में सोता है। उसका प्रारब्ध थोड़ा अच्छा है, उसका प्रारब्ध थोड़ा खराब है। लेकिन हम मनुष्य तो अपने प्रारब्ध का निर्माण कर सकते हैं। जिस दिन हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं, जिस दिन हम ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और जिस दिन हम अपने आप को ईश्वर के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित कर देते हैं, बस उसी दिन साफ साफ गीता के महात्म्य में वेदव्यास लिखते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि खुद वेदव्यास लिख रहे हैं कि गीता का जो नित्य अध्ययन करता है और जो नित्य प्राणायाम करता है, उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध उसे पीड़ित नहीं करते हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण किसी को क्या चाहिए। तो हाँ, ये बात तो जरूर है, प्रारब्ध तब हमारे ऊपर काम करेगा जब हम प्रारब्ध के वशीभूत होकर के कर्म नहीं करेंगे। अगर हम कर्म करेंगे, साधु संग करेंगे, सत्संग सुनेंगे और सज्जनों के साथ रहेंगे, तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। देखिए, एक बात जान लीजिए, संग का रंग चढ़ने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए आप जिसके साथ हैं उसके बारे में पूरी जानकारी करें कि वो संग करने लायक भी है कि नहीं। 2 मिनट का संग भी रंग चढ़ा देता है और उससे पतन हो जाता है। इसलिए आप जिसके साथ उठ बैठ रहे हैं, जिसका आप विश्वास कर रहे हैं, जिसके साथ आप कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में, उसके आचरण के बारे में, उसकी सोच के बारे में आपको पूरी जानकारी करके ही आगे संग करना चाहिए। नहीं तो संग का रंग ऐसा चढ़ता है कि आदमी पतन के गर्त में चला जाता है। ये बात भी समझने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं साढ़े साती के चरण की। पंडित जी, साढ़े साती के कितने चरण होते हैं ये आपको बताएंगे। साथ ही साढ़े साती का पहला चरण आपको कौन कौन से मुश्किलों में डाल सकता है, आपको कौन से नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी हम जानते हैं। पंडित जी ये आप बताएं, लेकिन उसके पहले मेरे मन में भी एक सवाल है साढ़े साती को लेकर। क्या ये सबको इससे गुजरना होता है कि ऐसा तो नहीं कि किसी के कुंडली में होता है, कोई किसी को नहीं भी होता है साढ़े साती का? सबको, जिसने धरती पर जन्म लिया है और जो 20 साल से ज्यादा जिएगा, उसके जीवन में साढ़े साती जरूर आएगी। मतलब सबको इससे गुजरना ही जी। 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों पर 30 साल में शनि एक बार पूरा अपना चक्कर कंप्लीट कर लेता है। अच्छा। 2.5 साल एक राशि पर शनि रहता है। जिस राशि पर शनि की स्थिति होती है उस राशि पर साढ़े साती होती है। अच्छा। उसके आगे वाली राशि पर साढ़े साती होती है, उससे पिछले वाली राशि पर साढ़े साती होती है। इन 3 राशियों पर साढ़े साती होती है। और शनि जहाँ जिस राशि में बैठा होता है उससे 6ठे और 10वें स्थान पर शनि की ढैया होती है। अच्छा, यही है शनि के ढैया का निरूपण करने का विधान, और यही है शनि की साढ़े साती के निरूपण करने का विधान। ठीक है। जैसे इस समय कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहा है।
अच्छा। तो जब कुंभ राशि में शनि होगा तो मकर राशि, मीन राशि और कुंभ राशि तीनों राशि पर इस समय शनि की 7.5 है। और इसी क्रम में देखा जाए तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया है। अच्छा। ठीक है, तो ये बात समझ लेना चाहिए। जी। तो सबके ऊपर 7.5 आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी के जीवन में 2 बार 7.5 आती है, और अगर कोई दीर्घायु है, 80 साल से ज़्यादा जी रहा है, तो उसके जीवन में 3 बार शनि की साइकिल आएगी 7.5 की। तो शनि को 12 राशियों का भ्रमण करने में लगभग 30 साल लगते हैं। 7.5 के 3 चरण होते हैं और हर चरण 2.5 साल का होता है, 30 महीने का। तो अगर 2.5 साल का 3 में गुणा करेंगे तो 7.5 साल ऑटोमेटिक हो गया। तो शनि की 7.5 के पहले 2.5 साल में आर्थिक नुकसान होता है। शनि की 7.5 जिन लोगों पर शुरू हुई होती है उनको छिपे हुए विरोधी या शत्रु कष्ट पहुंचाते हैं। यात्राएं बहुत होती हैं लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं मिलता है। शनि की 7.5 की शुरुआत 2.5 सालों में व्यक्ति व्यर्थ के विवादों में फंस जाता है। फिजूल खर्ची बहुत होती है। साथ काम करने वालों से संबंध बिगड़ते हैं। कार्य क्षेत्र में रुकावट आती है। परिवार में भी मतभेद और कलेश होते हैं। खर्चे अनियंत्रित हो जाते हैं। कोई बड़ा आर्थिक संकट भी आ सकता है। शनि हमेशा तनाव और देरी का कारण बनता है, लेकिन परिणाम जरूर मिलता है। जिन लोगों पर भी शनि की 7.5 शुरू हुई है, जो लोग 7.5 के पहले चरण में हैं, अर्थात जिनकी मीन राशि है इस समय वो पहले चरण में है, जिनकी मीन राशि है वो इस समय पहले चरण में है 7.5 के, उनको धैर्य रखना चाहिए। इस समय मीन राशि के जातकों को धैर्य रखना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में भी अंदर से अपने आप को मजबूत रखे रहना चाहिए और किसी भी कार्य में जल्दबाजी से बचना चाहिए और बेवजह का किसी का विरोध और बेवजह का किसी के बारे में खराब वक्तव्य नहीं देना चाहिए। शनि की 7.5 का पहला चरण कड़ी मेहनत और सीखने का समय होता है। शनि की 7.5 का पहला चरण अगर आप पर चल रहा है, माने आपकी अगर मीन राशि है, तो जोखिम पूर्ण कार्य करने से आपको बचना चाहिए और कोई रिस्क ऐसी नहीं लेना चाहिए जिसमें हानि की संभावना हो। इसी तरह से दूसरे और तीसरे चरण वालों के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसकी जानकारी अगर आपको होगी तो बेवजह कोई आपको शनि के नाम पर डरा नहीं पाएगा। बेवजह आपको कोई शनि के नाम पर हौवा नहीं खड़ा कर पाएगा। इसलिए ये जानकारी सभी सनातन धर्मावलंबियों को होनी चाहिए। इसलिए आज के कार्यक्रम को गंभीरता से भी देखिए और अगर आपको लगता है कि कुछ बात आपके काम की है तो उसे कागज कलम लेकर आप नोट भी कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो जब शनि की 7.5 शुरू होती है तो इसके अलग अलग चरणों में इसका असर शरीर के अलग अलग अंगों पर दिखाई देता है। तो अब बात करते हैं 7.5 के इनिशियल पीरियड की। किसी व्यक्ति को 7.5 शुरू होने पर शनि का सबसे पहला प्रभाव किस अंग पर होता है, ये जान लेते हैं। पंडित जी, आप तो बता ही रहे थे कि अलग अलग चरण होते हैं, पहला कैसा होता है, दूसरा कैसा होता है, तो किस अंग पर ज्यादा असर होता है? देखो, इसके बारे में 2 प्रकार की विधा है जी। एक विधा तो ये है कि लग्न जो है 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री को 3 भागों में जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको कहते हैं जन्म कुंडली के आधार पर दृष्कांड। जी। 10 डिग्री तक पहला दृष्कांड, हाँ। 10 से 20 डिग्री तक दूसरा दृष्कांड, 20 से 30 डिग्री तक तीसरा दृष्कांड। अगर पहले दृष्कांड में किसी का जन्म हुआ है हाँ। तो सर से लेकर के गर्दन तक, वॉइस बॉक्स तक, ठीक है, इसी में शनि को आप देखेंगे कि कहाँ वो प्रभाव कर रहा है। अच्छा। अगर दूसरे दृष्कांड में जन्म हुआ तो कंठ से लेकर के और लिंग मूल तक आप देखेंगे कि शनि कहाँ इफेक्ट कर रहा है। और अगर 20 डिग्री के ऊपर आपका लग्न है तो आप कटी भाग, कमर के नीचे और पैर के तलवे तक आप देखेंगे कि शनि कहाँ इफेक्ट कर रहा है। जी। एक विधा तो ये है देखने की। दूसरी विधा ये है कि शनि की जब 7.5 शुरू होती है तो विभिन्न चरणों में इसका प्रभाव शरीर के अंगों पर दिखाई देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 7.5 के दौरान
शनि शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालते हैं और वो व्यक्ति की सेहत और किस्मत के लिए शुभ होता है या नहीं। किसी इंसान की 7.5 शुरू होने पर शनि का सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है मानव मस्तिष्क पर पड़ता है। लेकिन अगर आपकी लग्न 10 डिग्री के नीचे होगी तो, अगर 10 डिग्री के नीचे नहीं होगी तो कहीं नहीं मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा। ये लिख लो, मान लो, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। शनि छू नहीं पाएगा आपके दिमाग को। शनि की 7.5 के शुरुआती के 10 महीने तक शनि का प्रभाव दिमाग पर माना गया है। हालांकि शनि का यह प्रभाव कम होता है और खतरनाक भी नहीं होता है। शनि के इस प्रभाव को सुखद भी माना जाता है। बहुत लोगों का ऐसा भी विचार है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 7.5 के 10 महीने गुजर जाने के बाद शनि का प्रभाव किस अंग पर होता है ये भी जान लेते हैं। बताइए पंडित जी, जैसे 10 महीने के बाद कितना असर, क्योंकि आपने कहा कि 10 महीने के बाद की जाए तो सुखद भी होता है, उसके बाद कैसा इंपैक्ट होता है? देखिए, शनि की 7.5 के 10 महीने गुजरने पर शनि का प्रभाव मुंह पर होता है। इस दौरान 3 महीने 10 दिनों तक प्रभाव व्यक्ति को मुंह से संबंधित परेशानी देता है। इसमें जीभ में निनावा होना, दांतों में परेशानी होना, मुंह से थूक का कम बनना, ये सब चीज़ें होती हैं। मुंह में दांत से जीभ का कट जाना, मुंह में रोग हो जाना, मुंह में छाले पड़ जाना, ये अच्छा प्रभाव नहीं होता है। जिस पर 7.5 होती है उसको तकलीफ उठाना पड़ता है। शनि का मुंह पर प्रभाव हानिकारक माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 7.5 के दूसरे और तीसरे चरण के बारे में जानेंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र, क्योंकि आज का कालचक्र मुझे लगता है आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है शनि की 7.5 के बारे में।